जरा सोचिए, आज के जमाने में कोई एक कॉर्पोरेशन जिसकी अपनी खुद की आर्मी हो और वो लाखों लोगों पर राज करे, सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? पर यही असलियत थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। एक कंपनी जो व्यापार करने आई थी और एक साम्राज्य बन बैठी। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? देखिए, ये कहानी किसी बड़े हमले से नहीं, बल्कि एक दस्तावेज, एक चार्टर से शुरू होती है। और इन पुराने ऐतिहासिक नोट्स में हमें इसी अविश्वसनीय बदलाव के सुराग मिलते हैं। कैसे एक मामूली सी व्यापार की इजाजत धीरे धीरे एक पूरे साम्राज्य की कानूनी बुनियाद बन गई। चलिए, कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों का एक छोटा सा ग्रुप जो दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक यानी मुगल साम्राज्य में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहा था। एक बात साफ समझ लीजिए, ये कोई शाही मिशन नहीं था, ये पूरी तरह से एक बिजनेस था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को सिर्फ एक मकसद से बनाया था, पूर्व के साथ व्यापार करके पैसा कमाना, बस। और इस विशाल साम्राज्य की नींव किसने रखी? किसी राजा या जनरल ने नहीं, बल्कि सिर्फ 2117 इन्वेस्टर्स ने। जी हां, सिर्फ 2117 लोगों के पैसों ने उस कंपनी को खड़ा किया जो एक दिन पूरे उपमहाद्वीप पर राज करने वाली थी। और उन्हें शुरू से ही एक ऐसा तगड़ा फायदा मिला जो किसी भी कंपटीशन को खत्म कर सकता था। 15 साल की मोनोपोली। इसका मतलब यह था कि कोई और अंग्रेजी कंपनी आकर उनसे मुकाबला कर ही नहीं सकती थी, यानी खेल शुरू होने से पहले ही उनके पाले में था। शुरुआती दशक तलवारों और तोपों के नहीं थे, वो तो कूटनीति और मिन्नतों के थे। एक दशक से भी ज्यादा समय तक कंपनी ने ताकतवर मुगल दरबार में सिर्फ एक ही चीज मांगी, व्यापार करने की इजाजत और कुछ सहूलियतें। वो जमीन नहीं, बल्कि बाजार जीतना चाहते थे। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। तो वो कौन सा मोड़ था जब ये व्यापारी शासक बन गए? वो कौन सी घटना थी जिसने ताकत का पल्ला हमेशा के लिए एक तरफ झुका दिया? अगले 150 सालों में शक्ति का संतुलन बहुत नाटकीय ढंग से बदला। एक वक्त था जब वो व्यापार करने की इजाजत मांग रहे थे और अब वो खुद एक साम्राज्य का टैक्स वसूल रहे थे। ये एक जबरदस्त बदलाव था। ये दो जीत, प्लेसी और बक्सर, सिर्फ कुछ ही सालों के अंतर पर हुई और यही वो निर्णायक मोड़ थीं। इन लड़ाइयों के बाद कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक गुट नहीं रह गई थी, उसने ये साबित कर दिया था कि वो भारत में सबसे मजबूत मिलिट्री पावर है। अब व्यापार के हितों की जगह सैन्य दबदबे ने ले ली थी। असली ताकत तो पैसे पर कंट्रोल से आती है। 1765 की इलाहाबाद संधि ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व यानी टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार दे दिया। जरा सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी अब सरकार की तरह काम कर रही थी, लोगों से टैक्स वसूल रही थी। इससे बड़े पैमाने पर अफरा तफरी और भ्रष्टाचार फैला, क्योंकि कंपनी के अधिकारी अपनी जेबें भरने में लगे थे। कंपनी की ये नई ताकत और बेलगाम लालच एक इतनी बड़ी समस्या बन गई कि ब्रिटिश सरकार को सीधे तौर पर दखल देना पड़ा। अब वे अपने ही बनाए हुए इस दैत्य को और नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। ये एक बहुत बड़ा सवाल था जिसने लंदन में पार्लियामेंट को परेशान कर दिया। भाई, जब एक कंपनी ही एक देश की तरह काम करने लगे तो असल में इंचार्ज है कौन? कंपनी के शेयर होल्डर्स या ब्रिटिश सरकार? इस प्रशासनिक गड़बड़ी और करप्शन ने एक बड़े संकट को जन्म दे दिया। और संसद का जवाब था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये उनकी पहली बड़ी कोशिश थी कि वो अपनी ही एक बेकाबू कॉरपोरेशन पर लगाम कस सकें। ये सरकार की तरफ से अपनी ही बनाई चीज पर वापस कंट्रोल पाने की कोशिश थी। इस एक्ट ने भारत में एक सेंट्रलाइज्ड ब्रिटिश प्रशासन की नींव रखी। गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और पहली बार कंपनी का मैनेजमेंट सीधे पार्लियामेंट की निगरानी में आ गया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन 1773 का एक्ट तो सिर्फ एक शुरुआत थी। ये एक लंबी लड़ाई का पहला राउंड था। इसके बाद एक्ट्स की एक पूरी सीरीज आई, जिन्हें हम चार्टर एक्ट्स के नाम से जानते हैं, और इन्होंने धीरे धीरे सरकार की पकड़ को और मजबूत किया। इन चार्टर एक्ट्स को अलग अलग घटनाओं के तौर पर देखना एक गलती होगी। ये असल में एक लगातार चलने वाली कानूनी प्रक्रिया थी, एक धीमा टेकओवर। हर नए एक्ट के साथ पावर धीरे धीरे कंपनी के बोर्डरूम से निकलकर पार्लियामेंट के गलियारों में शिफ्ट हो रही थी। तो चार्टर से लेकर ताज तक की इस 250 साल की यात्रा का असली सार क्या है? हम इससे क्या समझ सकते हैं? ये पूरी कहानी का निचोड़ है। एक ट्रेडिंग कंपनी जिसे एक चार्टर मिला,
वो एक क्षेत्रीय ताकत बन गई और फिर सरकार ने कानून के जरिए उस ताकत को धीरे धीरे अपने कब्जे में ले लिया। भारत में ब्रिटिश राज की नींव किसी एक बड़े प्लान के तहत नहीं रखी गई थी, बल्कि ये पावर का एक बेतरतीब और धीरे धीरे हुआ ट्रांसफर था। यह सोचना भी कितना हैरत अंगेज है कि कैसे कुछ कानूनी दस्तावेजों, चार्टर्स और एक्ट्स ने एक पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य तय कर दिया। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, ये एक साम्राज्य की बुनियाद के पत्थर थे। और यही हमें एक आखिरी और बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कैसे कॉर्पोरेट कानून और अंतर्राष्ट्रीय समझौते आज भी देशों की किस्मत तय करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी भी है कि कैसे आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति में बदल सकती है और इसका असर आज भी दुनिया महसूस करती है।